आज हम लोग हमारे देश भारत का अवस्थिति और विस्तार के बारे में जानते हैं। तो ज़्यादा देर हम लोग ना करते हुए हम लोग शुरू करते हैं। तो भारत के अवस्थिति और विस्तार, सबसे पहले हमको ये समझना होगा कि थोड़ा सा हम लोग बेसिक देखते हैं कि हमारा पृथ्वी है। पृथ्वी को हम जो बृहद सर्किल बीच का पार्ट है उसे हम क्या कहते हैं? बृहद सर्किल कहते हैं। बृहद सर्किल पृथ्वी को दो भाग में बांटता है। ऊपरी वाला पार्ट को क्या कहते हैं? नॉर्थ हेमिस्फीयर या उत्तरी गोलार्ध, और नीचे वाला पार्ट को हम लोग क्या करते हैं? साउथ हेमिस्फीयर या दक्षिणी गोलार्ध। तो अब इसको बृहद सर्कल को भी हम लोग 0 डिग्री अक्षांश, इक्वेटर या भूमध्य रेखा या फिर विषुवत रेखा, इतने नामों से जानते हैं। तो ये जो रेखा है अर्थ को दो भागों में बांटता है। ऊपर को उत्तरी गोलार्ध कहते हैं और नीचे वाले को दक्षिणी गोलार्ध। तो हमारा भारत का अवस्थिति की बात करें तो हमारा भारत ऊपर में अवस्थित है। कहाँ पर? उत्तरी गोलार्ध में। हमारा भारत कहाँ अवस्थित है? ऊपर में, उत्तरी गोलार्ध में। अब लेकिन उत्तरी गोलार्ध में बोलेंगे तो कहाँ एग्जैक्ट लोकेशन है ये हमको नहीं पता है। तो इसके लिए क्या किया गया? एक प्रधान मध्यमा रेखा पारा गया है। क्या पारा गया है? प्रधान मध्यमा रेखा या फिर प्राइम मेरिडियन, या इसको 0 डिग्री देशांतर रेखा भी कहते हैं। और इस रेखा का जो दाहिना साइड है उसको हम ईस्ट कहते हैं और बायां साइड को क्या कहते हैं? वेस्ट कहते हैं। इसे अक्षांश और देशांतर रेखा के बारे में डिटेल से मैंने पहले ही वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, उसमें आप जाकर के देख सकते हैं। अभी हम लोग शॉर्ट में बस इतना जान रहे हैं कि ये जो बृहद सर्किल है, बृहद सर्किल या फिर इसको क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा, इसके ऊपर वाला को उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाला को दक्षिणी गोलार्ध, और ये जो रेखा है इसको कहते हैं प्रधान मध्यमा रेखा या 0 डिग्री देशांतर रेखा, जो कि कहाँ से पार हुआ है? ये रेखा जो है ये पार हुआ है आपका लंदन में ग्रीन बीच से। ये जो 0 डिग्री देशांतर रेखा जो लंदन के ग्रीन बीच से जो रेखा पार हुआ उसी को प्रधान मध्यमा रेखा कहते हैं। और उसके ठीक इस साइड वाला को ईस्ट और इस साइड वाला को क्या कहते हैं? वेस्ट कहते हैं। तो भारत का अगर विस्तार के बारे में बोला जाए कि किस गोलार्ध में पाया जाता है, तो बस हमको याद रखना कि भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में अवस्थित है, यानी कि उत्तर में अवस्थित है और पूरब में अवस्थित है। भारत का विस्तार के बारे में क्या बोल सकते हैं? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में अवस्थित है। पर क्या उत्तर पूर्वी गोलार्ध अब ये पूरा एरिया हो जा रहा है? अब इसमें एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पे होगा ये नहीं है। तो इसके लिए हम जानते हैं कि एक ग्रिड पद्धति अपनाया गया है। क्या अपनाया गया है? ग्रिड पद्धति, जिसमें अक्षांश और देशांतर रेखा के मदद से, अक्षांश और देशांतर रेखा, अक्षांश क्या करता है? पूर्व से पश्चिम को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? अक्षांश रेखा कहते हैं। और देशांतर रेखा उत्तर और दक्षिण को मिलाने वाली रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं। तो सबसे पहले हम अक्षांशीय विस्तार देखते हैं। तो अक्षांशीय विस्तार, जैसे ये पूरब हो गया, हम मैप में जानते हैं। ये ऊपर वाला क्या होता है? नॉर्थ, नीचे वाला साउथ, इस तरफ वाला ईस्ट और इस तरफ वाला वेस्ट होता है। तो हम भारत का अक्षांशीय विस्तार के बारे में बात करें तो ये क्या हो गया? 0 डिग्री अक्षांश, और 0 डिग्री से 1 2 3 4 5 6 डिग्री तक जाएंगे तो हमारा भारत का भाग स्टार्ट होता है। तो आइए यहाँ से हम लोग समझते हैं। तो ये अक्षांश और देशांतर का थोड़ा सा तो कंसेप्ट हम लोग समझ गए। अब यहाँ पर हम अक्षांशीय विस्तार और देशांतीय विस्तार के समझते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक द्वीप बना देते हैं। 2 3 4 5 6। अब देखिए, मान लेते हैं कि ये नीचे भारत का क्या विषुवत रेखा है। विषुवत रेखा से ठीक 1 2 3 4 5 6 डिग्री 4 मिनट ये जो अक्षांश पार हो रहा है, यहाँ से भारत का शुरुआत होता है। कितना डिग्री है? 6 डिग्री 4 मिनट। इसको हम क्या कहते हैं? इंदिरा पॉइंट। इसको क्या कहते हैं? इंदिरा पॉइंट या पिग्मिलियन पॉइंट। याद रखना, इसको हम इंदिरा पॉइंट भी कहते हैं, पिग्मिलियन पॉइंट है। और यहाँ से भारत का विस्तार शुरू होता है। इसका अक्षांश कितना है? 6 डिग्री 4 मिनट। अब 6 डिग्री 4 मिनट से जब हम ऊपर जाते हैं तो भारत का शुरुआत हो जाता है 6 डिग्री 7 डिग्री 8 डिग्री 9 10 11, ऐसे करते करते यहाँ ऊपर तक जाएंगे तो मेरा कितना हो जाएगा? 37 डिग्री 6 मिनट तक।
तो भारत का अक्षांशीय विस्तार कहाँ से शुरू होता है? 6 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट तक। इस जगह को हम लोग क्या कहते हैं, जो कि लद्दाख में अवस्थित है, इसको क्या कहते हैं? इंदिरा कॉल। इसको क्या कहते हैं? इंदिरा कॉल। यहाँ पर क्या है? इंदिरा पॉइंट, और इसको कहते हैं इंदिरा कॉल। तो भारत का अवस्थिति अक्षांशीय विस्तार के बारे में क्या है? तो 6 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट तक। अब और लेकिन हाँ, ये जो इंदिरा पॉइंट है ये कहाँ पर अवस्थित है? तो ये अवस्थित है ग्रेट निकोबार में। कहाँ अवस्थित है? ग्रेट निकोबार में। तो अभी थोड़ा हम द्वीप के बारे में देखेंगे, लेकिन थोड़ा सा भी इसको देख लेते। तो भारत का अगर अक्षांशीय विस्तार के बारे में बात करें तो 6 डिग्री 4 मिनट से शुरू होकर के 37 डिग्री 6 मिनट तक जाता है। इस पूरे भाग में भारत का अवस्थित, मतलब सिंपल सा अगर क्वेश्चन पूछ दे क्या भारत का विस्तार 38 डिग्री में है, तो नहीं, 38 डिग्री में नहीं है, 38 डिग्री अक्षांश में नहीं है। और यहाँ पे ये भी बोलना जरूरी है, 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में। क्योंकि अगर हम उत्तर और दक्षिण नहीं बोलेंगे तो हमको ऐसा लगेगा कि दक्षिण का भी हो सकता है और उत्तर का भी हो सकता है। तो यहाँ पर और एक बात ध्यान देना है, तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि क्या भारत का अक्षांशीय विस्तार उत्तरी 38 अक्षांश में है, तो नहीं, उत्तरी 38 अक्षांश में नहीं है। क्योंकि भारत का अक्षांशीय विस्तार कहाँ तक है? 37 डिग्री 6 मिनट तक। लेकिन एक बात और यहाँ गौर करने वाली बात है, ये जो है ये कौन सा? अंडमान निकोबार द्वीप है। ये कौन सा है? अंडमान निकोबार द्वीप है। तो ये जो कहाँ पर अवस्थित है? बंगाल की खाड़ी में। इधर क्या है? बंगाल की खाड़ी, और इधर क्या है? अरब की खाड़ी। तो अब लेकिन अगर मेन भूमि का बात किया जाए, मेन भूमि ये तो समुद्र में अवस्थित है। तो मेन भूमि का अगर अक्षांशीय विस्तार का बात किया जाए तो ये 6 डिग्री 4 मिनट से थोड़ा और ऊपर जाकर के कितना डिग्री? 8 डिग्री 4 मिनट। 8 डिग्री 4 मिनट से भारत का मेन भूमि का अक्षांशीय विस्तार शुरू होता है, जो कि इस जगह को हम लोग क्या कहते हैं? कैप ऑफ केमोरिन। क्या कहते हैं? कैप ऑफ केमोरिन। तो भारत का अगर मेन भूमि का अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट तक, जो कि ये इस जगह पे कहा कैप ऑफ केमोरिन। और ये कहाँ अवस्थित है? तमिलनाडु में अवस्थित है। और ओवरऑल सबका बात किया जाए तो 6 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट तक है। तो ये हम अक्षांशीय विस्तार देख लिए। अच्छा, और एक चीज यहाँ पे देख सकते हैं, क्योंकि भारत का बनावट ऐसा है कि एक इम्पोर्टेंट रेखा, एक इम्पोर्टेंट अक्षांशीय रेखा महत्वपूर्ण हो जाता है, और वो अक्षांशीय रेखा जो है वो भारत से गुजरा हुआ। उस अक्षांशीय रेखा को क्या कहते हैं? 23.5 डिग्री अक्षांशीय रेखा, उत्तरी अक्षांश को 23.5 डिग्री अक्षांश को अगर उत्तर में है तो उसको क्या कहेंगे? कर्क रेखा। और अगर यही दक्षिण में है तो इसको क्या कहेंगे? मकर रेखा। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि 23.5 डिग्री अक्षांश, अगर उत्तर वाला को क्या कहेंगे? कर्क रेखा, और दक्षिण वाला को क्या कहेंगे? मकर रेखा। तो ये जो उत्तरी अक्षांश है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा, वो भारत से गुजरा है। तो अब हम देखते हैं कि भारत से किन किन राज्यों से गुजरा। तो हम लोग पश्चिम से पूरब की ओर गए, मान लेते हैं ये क्या है? कर्क रेखा है, कर्क रेखा है। अब देखिए यहाँ से शुरू करेंगे तो सबसे पहले किस राज्य, पश्चिम से पूरब की ओर देख रहे हैं, ये कौन सा हो जाएगा? गुजरात। फिर कौन सा आ जाएगा? राजस्थान। फिर कौन सा आ जाएगा? एमपी। फिर छत्तीसगढ़। फिर झारखंड। फिर पश्चिम बंगाल। फिर त्रिपुरा, और फिर मिजोरम। तो भारत के 8 राज्यों से गुजरता है, 1 2 3 4 5 6 7 8। और कौन पश्चिम से पूरब की बात करें तो गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, फिर त्रिपुरा और मिजोरम। झारखंड का एक खासियत यहाँ पे याद रखना कि झारखंड का कैपिटल से गुजरता है। झारखंड के कैपिटल क्या है? रांची। तो रांची से क्रॉस करके पूछ दिया कि अगर कोई कर्क रेखा, उत्तरी अक्षांश रेखा भारत के किस राज्य के कैपिटल से भी गुजरता है, तो किस पे? झारखंड। और कैपिटल का नाम क्या है? रांची। तो हम ये कर्क रेखा देख लिए, किन किन राज्यों से गुजरता है। बस इजी है, 2-3 बार पढ़िए आपको याद हो जाएगा। गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो ये हम अक्षांश से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लिए। अब थोड़ा सा हम लोग अंडमान निकोबार द्वीप के बारे में बात कर देते हैं। देखिए
अंडमान निकोबार द्वीप, यहाँ पर हिमालय वाला क्षेत्र है। हिमालय एक्सट्रीम पश्चिम और एक्सट्रीम पूरब में जाकर के क्या होता है, दक्षिण की ओर मुड़ जाता है। एक्सट्रीम पूरब में भी जाकर के दक्षिण की ओर मुड़ जाता है। एक भाग कहाँ चल जाता है, अफगानिस्तान में, जिसे हम लोग हिंदुकुश पर्वत कहते हैं, और एक चल जाता है पाकिस्तान में, जिसमें सुलेमान और भी बहुत सारा रेंज है जो पाकिस्तान में होता है। और एक्सट्रीम पूरब में आकर के ये दो भाग में बढ़ जाएगा। एक कहाँ चल जाएगा, म्यांमार में और एक कहाँ रहेगा, नॉर्थ ईस्ट में। तो नॉर्थ ईस्ट में वहाँ लोकल स्टेट के नाम से बहुत सारा नाम रहता है, लोकल क्षेत्र के नाम से। और एक जो भाग म्यांमार में चल गया उसको कहते हैं आराकानियोमा। हिमालय का एक पार्ट, हिमालय यहाँ से दो पार्ट में बटेगा, एक आ जाएगा म्यांमार में, म्यांमार में जो आता है उसको क्या कहते हैं, आराकानियोमा। बाकी डिटेल हमको अभी नहीं देखना। आराकानियोमा आगे आकर के बंगाल की खाड़ी में क्या होता है, डूब जाता है। आराकानियोमा जो हिमालय का ही एक रूप है, वो आगे आकर के म्यांमार के बाद बंगाल के खाड़ी में डूब जाता, और इसी का ही कुछ भाग उठा हुआ है जो कि हमें अंडमान निकोबार द्वीप के रूप में जानते हैं। तो इसी आराकानियोमा ही पर्वत का कुछ भाग जो अंडमान निकोबार में डूब जाता है, उसी का कुछ भाग उठा हुआ दिखता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अंडमान निकोबार। आइए थोड़ा अंडमान निकोबार के बारे में थोड़ा सा हम लोग डिटेल देख लेते हैं। सबसे पहले एक अंडमान निकोबार के ऊपर में एक द्वीप है, इस द्वीप को हम लोग क्या कहते हैं, कोको द्वीप। कौन सा द्वीप है, कोको द्वीप। कोको द्वीप के बारे में हमको याद रखना कि ये अभी भारत के क्षेत्र में नहीं आता, ये किस क्षेत्र में आता है, म्यांमार का। तो ये किसके क्षेत्र में आता है, म्यांमार का। उसके बाद कोको द्वीप और फिर अंडमान के बीच में एक चैनल है जिसको हम लोग कहते हैं, चैनल है जिसको हम लोग कहते हैं कोको चैनल। अब चैनल क्या होता है, तो चैनल के बारे में बस इतना याद रखिए, दो द्वीपों के बीच जो सकरा समुद्र पाया जाता है उसी को हम लोग चैनल कहते हैं। दो द्वीप है, ये द्वीप और ये द्वीप, इसके बीच में जो सकरा समुद्र है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, चैनल कहते हैं। तो ये हम लोग देख लिए कोको द्वीप। कोको द्वीप किसका पार्ट है, म्यांमार का पार्ट है। अब हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं अंडमान। तो देखिए सबसे ऊपर वाला जो अंडमान, ऐसे तो अंडमान बहुत सारा है, बहुत सारा अंडमान है, लेकिन हम लोग इम्पोर्टेंट 4 और 2 6 अंडमान को इधर देखते हैं, ये मिटा दे रहे हैं। तो जो ऊपर वाला अंडमान है, ये सबसे ऊपर में, इसको क्या कहते हैं, नॉर्थ अंडमान या उत्तरी अंडमान। इसका खासियत यही है कि जो अंडमान निकोबार का सबसे ऊंचा पर्वत है उसका नाम क्या है, सैडल पीक। सबसे ऊंचा पर्वत का क्या नाम है, सैडल पीक। ये कहाँ पर अवस्थित है, नॉर्थ अंडमान में ही अवस्थित है। ये कहाँ पर अवस्थित है, नॉर्थ अंडमान में। नॉर्थ अंडमान में कौन सा पर्वत, सैडल पीक। तो अगर ये पूछ जाए कि अंडमान निकोबार का सबसे ऊंचा पर्वत कौन है, तो सैडल पीक है। वो किस द्वीप में अवस्थित है, तो नॉर्थ अंडमान में अवस्थित है। उसके बाद नीचे जो दिख रहा है ये कौन सा हो गया, मिडिल अंडमान या मध्य अंडमान। इसका खासियत ये है कि अंडमान निकोबार का सबसे बड़ा द्वीप है। उसके बाद और थोड़ा दक्षिण में जाएंगे तो कौन सा अंडमान आ जाएगा, साउथ अंडमान। उसके ठीक दक्षिण में जाएंगे तो कौन सा अंडमान आ जा रहा है, साउथ अंडमान। और साउथ अंडमान के बारे में ये याद रखना है कि वो जो है, जो अंडमान निकोबार का जो कैपिटल है, कौन सा कैपिटल है, पोर्ट ब्लेयर। अंडमान निकोबार का जो कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर, वो साउथ अंडमान में ही अवस्थित है। उसके बाद कौन सा है, लिटिल अंडमान, यानी कि सबसे छोटा अंडमान। और उसके बाद फिर दो द्वीपों के बीच एक सकरा समुद्र है, इसको हम लोग कहते हैं 10 डिग्री चैनल। क्या कहते हैं, 10 डिग्री चैनल, है ना। जैसा कि अभी हम लोग बताए थे कोको चैनल के बारे में, कि चैनल क्या होता है, दो द्वीपों के बीच का जो सकरा समुद्र पाया जाता है उसको हम लोग चैनल कहते हैं। तो यहाँ 10 डिग्री चैनल किसके किसके बीच में है, लिटिल अंडमान या कार निकोबार या फिर अंडमान निकोबार। जो भी एग्जाम में क्वेश्चन में आएगा उसके अनुसार हम लोग मार लेंगे। अब उसके बाद फिर कौन सा आ जाता है, ये आ जाता है निकोबार क्षेत्र। 10 डिग्री चैनल का नीचे जो है उसको क्या कहते हैं, निकोबार। तो सबसे पहला जो है वो कौन है, कार निकोबार, और दूसरा कौन है, ग्रेट निकोबार। दूसरा कौन है नीचे वाला, ग्रेट निकोबार। और ग्रेट निकोबार में ही हमारा अवस्थित है क्या, इंदिरा पॉइंट। तो अंडमान निकोबार से इंपॉर्टेंट जितना भी फैक्ट्स है वो हम देख लिए। एक पॉइंट्स और देख लेते हैं। एक पॉइंट्स क्या है, ये सब तो हम लोग देख लिए हैं। एक है यहाँ पर 2 द्वीप और है,
यहाँ पर 2 द्वीप है, इसको कहते हैं नारकोंडम द्वीप, नारकोंडम द्वीप ये, और एक है बैरन। तो 2 द्वीप का नाम हमको याद रखना है, इनके अलावा एक नारकोंडम द्वीप और बैरन द्वीप। ये दोनों का खासियत क्या है, ये ज्वालामुखी वाले द्वीप है, मतलब ये दोनों क्या है, ज्वालामुखी है। अब इसका खासियत ये है, नारकोंडम का खासियत क्या है कि इसको मृत ज्वालामुखी है, मतलब इसमें जो ज्वाला का मतलब मैग्मा नहीं, सॉरी क्या बोलते हैं उसको, भूल रहे हैं, लावा का उद्गम बहुत सालों से नहीं हुआ, उसको क्या कहते हैं, नारकोंडम द्वीप कहते हैं। अब बैरन द्वीप में अभी भी इसमें लावा का उत्पन्न होता है, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, जीवित द्वीप है ना। और तो अंडमान निकोबार से रिलेटेड जितना भी फैक्ट्स है हम लोग देख लिए, अक्षांश और देशांतर अक्षांश देख लिए। अब हम देखते हैं देशांतरीय विस्तार। तो देशांतरीय विस्तार के बारे में अब हम लोग ध्यान देते हैं कि देखिए, मान लेते हैं कि यहाँ एक देशांतर है जो कि क्या है, 0 डिग्री, इसको ही प्रधान मध्यमा रेखा कहते हैं। अब यहाँ से स्टार्ट होगा 1 2 ईस्ट में है, 1 2 3 4 5 करके यहाँ पर आएगा कौन सा, 68 डिग्री 7 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको ये 68 डिग्री 7 मिनट से भारत का शुरुआत होता है, जो कि कहाँ पर अवस्थित है, पश्चिम में। इसको, इस जगह का क्या नाम है, गोरमोता, क्या नाम है, गोरमोता या फिर सर क्रीक, गोरमोता भी बोलते हैं और सर क्रीक में। तो भारत का जो पश्चिमी पॉइंट है वो कौन है, कितना डिग्री देशांतर रेखा, 68 डिग्री 7 मिनट, और उस जगह का क्या नाम है, गोरमोता या सर क्रीक। ये कहाँ पर अवस्थित है, तो गुजरात में। अब 68 डिग्री 7 मिनट से 69 70 71 72 ऐसे करते 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 यहाँ पर आ जाएगा कितना डिग्री, 97 डिग्री 25 मिनट, 97 डिग्री 25 मिनट। और इस जगह को ये क्या नाम है, किबुथु या फिर वारंगल, किबुथु या वारंगल, जो कि कहाँ पर अवस्थित है, और हमारा अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है। तो भारत का अगर देशांतरीय विस्तार का हम बात करें तो कहाँ से शुरू होता है, 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट तक। तो इस भारत का देशांतरीय विस्तार यही है, 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे क्या बोलना है, पूर्वी देशांतर। तो अब देखिए, अगर क्वेश्चन आ जाए कि भारत का विस्तार कितना है, तो हम कुछ इस तरह से बोलेंगे कि भारत का विस्तार 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, तथा 68 डिग्री 7 मिनट पश्चिमी देशांतर से लेकर पूर्वी देशांतर से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक भारत फैला हुआ है। तो भारत का विस्तार इस तरह से है। अब कुछ देशांतर से रिलेटेड एक फैक्ट्स हम लोग को, क्योंकि जैसे देखे थे तो हम उत्तरी अक्षांश से एक इम्पोर्टेंट था कर्क रेखा, उसी प्रकार से एक देशांतर रेखा भी इम्पोर्टेंट होगा जिसको हम पहले समझते हैं। देखिए, समझना पहले, पृथ्वी में टोटल देशांतर रेखा की संख्या कितना है, देशांतर रेखा की संख्या टोटल कितना है, 360। और 360 है, तो अब यहाँ से समझिए कि ये मान लीजिए देशांतर रेखा क्या है, देशांतर रेखा, और इस पूरा कितना लाइनिंग पारा हुआ है, 360, और यहाँ पर है। तो ये पॉइंट अगर ये पूरा घूम करके यहीं पे आता है तो कितना डिग्री घूम रहा है, 360 देशांतर रेखा घूम रहा है। अब एक चीज समझना है कि सूरज की किरणें, जैसे ये पृथ्वी है और यहाँ पे ये सूरज का रोशनी यहाँ पे पड़ रहा है। तो अगर ये पूरा घूम करके, क्योंकि सूरज तो नहीं घूम रहा, सूरज एक ही जगह में, ये पूरा घूम करके फिर वही जगह पर आएगा, तो ये पूरा घूमने में कितना समय लग जाएगा, 24 घंटा सूरज को। और 24 घंटा में कितना देशांतर घूमता है, तो 360 डिग्री। तो 360 डिग्री घूमने में 24 घंटा लगता है।
तो यहाँ पे लिखते हैं 360 डिग्री घूमने में 24 घंटा, और इसको मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं तो इसको 60 से गुना कर देंगे, तो 1 डिग्री घूमने में 24 गुना 60/360, ये कटेगा 6 बार में, कटेगा 4 बार में, यानी कि 4 मिनट। तो मतलब सूरज की किरणों को एक देशांतर से दूसरे देशांतर में पहुंचने में कितना समय लगता है? 4 मिनट लगता है। आपको समझना है, हम बताना क्या चाह रहे हैं। जैसे ये कितना है, मान लीजिए ये 97 डिग्री है, 97 डिग्री है, सूरज किधर से उगेगा? पूरब साइड में, तो सबसे पहले रोशनी यहाँ पे पड़ेगा। अब यहाँ से रोशनी 97 डिग्री से इधर क्या होगा? 96 डिग्री, तो 97 डिग्री से 96 डिग्री आने में सूरज की किरणों को कितना मिनट लगेगा? 4 मिनट। मतलब अब समझते हैं, जैसे मान लेते हैं, और फिर उसके बाद 95 डिग्री में कितना मिनट लगेगा? 4 मिनट फिर। तो इस तरह से हर एक डिग्री देशांतर रेखा आने में कितना मिनट लगेगा? 4 मिनट लगेगा। तो अब यहां से समझना, ये कितना है? लगभग 97 डिग्री है, और ये कितना है? 68 डिग्री। तो एक एवरेज अगर हम इसको मान लेते हैं, कितना डिग्री? 30 डिग्री। कितना का अंतर है? एवरेज मान ले रहे हैं कि 30 डिग्री का अंतर है। तो हम जानते हैं कि 1 डिग्री जाने में कितना समय लगता है? 4 मिनट। तो 30 डिग्री जाने में कितना समय लगेगा? 4 गुना 30, यानी कितना हो जाएगा? 120 मिनट। तो 30 डिग्री जाने में कितना समय लगेगा? 120 मिनट। अब 120 मिनट बोले तो 2 घंटा, 120 मिनट बोले तो कितना? 2 घंटा। तो अब समझिए कि अगर सूरज पहले किधर उगेगा? यहाँ पे उगेगा, और यहाँ पे मान लीजिए 5 बज रहा है, यहाँ पर कितना बज रहा है? 5 बज रहा है। तो हर एक देशांतर पे टाइम क्या होगा? 4 डिग्री कम होगा। जैसे यहाँ पे 97 है, तो 96 में 4 मिनट कम होगा, यानी कि यहाँ पे अगर 5 बज रहा है तो यहाँ क्या 96 में कितना बज रहा होगा? 3:56 मिनट। फिर 96 में कितना होगा? 3:52 मिनट। फिर इस तरह से क्या होगा? हर एक देशांतर पर 4 मिनट का क्या होगा? डिफरेंस होगा। और जब यही बढ़ते 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 हम यहाँ पर आ जाएंगे, सर कितना घंटा का? 2 घंटा कम होगा। मतलब कि यहाँ अगर 5 बज रहा है तो उस समय यहाँ पर कितना बज रहा होगा? गुजरात के इस भाग में तो 3 बज रहा होगा। तो समझ में आया कि समय का कितना का डिफरेंस हो जाएगा? अगर अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच समय का अगर अंतर का बात करें तो कितना का डिफरेंस हो जाएगा? 2 घंटा का। मतलब यहाँ पे जब सूरज उगेगा तो यहाँ पर क्या होगा? अंधेरा ही रहेगा, और जब यहाँ पर अंधेरा होगा तब तक यहाँ पर क्या हो जाएगा? शाम होगा तब तक यहाँ पे क्या हो जाएगा? रात हो जाएगा। तो हमको यहाँ पर याद रखना है कि भारत के अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच एक्चुअल में टाइम का कितना का डिफरेंस है? 2 घंटा का। लेकिन अब समझिए, यहाँ हर जगह टाइम क्या हो रहा है? अलग अलग बता रहा है। तो अब यहाँ पे समझना है कि अलग अलग ना बताए, इसके लिए क्या किया गया है कि 68 डिग्री 7 मिनट और 97 डिग्री का 25 मिनट के बीच, एग्जैक्ट बीच वाला रेखा को, देशांतर को ही में जो टाइम बजेगा उसी को ही मान लिया गया है। जैसे 68 डिग्री 7 मिनट और 97 डिग्री 25 मिनट का बीच का अगर हम बात करें तो कितना डिग्री आ जाएगा? ये वाला रेखा मान लेते हैं, ये कितना है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को ही भारत का क्या माना गया? मानक समय रेखा। और यहाँ पर जो टाइम बजेगा उसी को ही यहाँ पर भी माना जाएगा, यहाँ पर भी माना जाएगा, यहाँ पर भी माना जाएगा, यहाँ पर माना जाएगा। मतलब भारत का जो मानक समय रेखा है वो कितना है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, जो कि कहाँ से गुजरा है? इस रेखा का एग्जैक्ट लोकेशन बोला जाता है कि प्रयागराज के मिर्जापुर के नैनी से, है ना? तो जो प्रयागराज के मिर्जापुर से नैनी से जो रेखा गुजरी है, कौन सी रेखा? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, उसी को भारत का क्या माना गया? मानक समय रेखा। अब हम लोग देखते हैं कि यह भारत के किन किन राज्यों से गुजरा हुआ है। तो भारत के राज्यों का बात करें तो यहाँ से सबसे पहले किससे गुजरा? यूपी, फिर एमपी, फिर छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा, और अंत में आंध्र प्रदेश। तो भारत के 1 2 3 4 5 राज्यों से गुजरा है। कौन कौन? सबसे ऊपर में उत्तर प्रदेश,
फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा और फिर आंध्र प्रदेश। 5 राज्यों से भारत का मानक समय रेखा गुजरा है। किसे किसे? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ये 5 राज्यों से गुजरा है। अब यहाँ पर एक चीज और ध्यान देना है। यहाँ पे ध्यान क्या देना है कि छत्तीसगढ़ जो है उससे कर्क रेखा भी गुजरा है और भारत का मानक समय रेखा भी गुजरा। अगर कोई एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि भारत के किस राज्य से कर्क रेखा भी गुजरता है और भारत का मानक समय रेखा, जो कि कितना है भारत का मानक समय रेखा 83.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, भारत के किस राज्य से गुजरा है? तो भारत के किस राज्य से गुजरा है? छत्तीसगढ़ से। तो ये हमारा देशांतर का भी कंसेप्ट समझ गया और टाइम, भारत का मानक समय रेखा क्या है। और एक क्वेश्चन कि भारत का जो समय है और ब्रिटेन के समय के बीच कितना का अंतर है? तो ब्रिटेन में जो देशांतर रेखा गुजरा है कितना है? 0 डिग्री। अब भारत का जो समय है कितना है? 82.5 डिग्री। अगर तो कितना का अंतर हो गया? और 1 डिग्री में हम जानते हैं कितना मिनट का डिफरेंस होता है? 4 मिनट का। इसलिए 82.5 डिग्री में क्या हो जाएगा? 4 गुना 82.5, यार इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 330 मिनट। और 330 मिनट को जब हम डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 घंटा 30 मिनट। यानी कि भारत का मानक समय और ब्रिटेन के समय में कितना घंटा का डिफरेंस है? 5 घंटा 30 मिनट का। अब यहां पर एक बात और याद रखना कि सूरज पहले किधर उगेगा? पूरब में। तो सबसे पहले टाइम कहां पे बजेगा? भारत में। और उसके 5.5 घंटा के बाद वही टाइम रिपीट करेगा कहां पर? लंदन में। यानी कि कहने का मतलब है कि अगर यहां पर 12 हो रहा है, हमारे भारत में 12 बज रहा है, तो उसी समय यहां पर कितना टाइम हो रहा होगा? तो 5.5 घंटा पहले, यानी कि लगभग 6.5 घंटा। कितना बज रहा होगा? 6.5 घंटा। भारत में अगर 12 बज रहा है तो कितना बज रहा होगा? लंदन में उस समय कितना हो रहा होगा? 6.5 बज रहा होगा। और 5.5 घंटा के बाद फिर यहाँ पे क्या होगा? 12 बजेगा, तब तक भारत में कितना बज चुका होगा? 5.5 बज चुका होगा। तो ये याद रखना है कि भारत का समय जो है पहले बजता है और क्या बोलते हैं, ये ब्रिटेन में 5.5 घंटा देर से होता है। तो ये हम लोग देशांतर रेखा से इंपॉर्टेंट जितना भी फैक्ट्स था हम लोग देख लिए। अब हम लोग चलते हैं भारत के बाउंड्री लाइन से। तो सबसे पहले भारत का जो बाउंड्री लाइन है वो 2 भागों में बांटा हुआ है, एक भूमि से और दूसरा समुद्र से। तो सबसे पहले हम लोग जो भूमि का जो है लेंथ है, अगर भूमि का ये यहाँ से गुजरात से लेकर के यहाँ पर आपका इस क्षेत्र तक आए, तो इसका टोटल लंबाई का अगर हम बात करें तो टोटल लंबाई कितना है? 15,200 का बाउंड्री है, 15,200 किलोमीटर का बाउंड्री है। और अगर कोस्टल लाइन का हम बात करें यहाँ से लेकर के ये यहाँ तक कोस्टल लाइन का बात करें तो कोस्टल लाइन का टोटल लंबाई कितना है? 7,516.6 किलोमीटर। लेकिन हाँ, कोस्टल लाइन के बारे में एक फैक्ट हमको याद रखना है कि ये जो 7,516 किलोमीटर है, इसमें 6100 किलोमीटर जो है भारत का मेन भूमि का है। 6100 किलोमीटर क्या है? भारत के मेन भूमि का है। बाकी जो बचा है वो किसका है? ये आपका अंडमान निकोबार द्वीप और यहाँ पर एक लक्षद्वीप है, उसका मिला करके। तो 6100 किलोमीटर मेन भूमि का है और बाकी क्या है कि अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप का। तो यहाँ पर हम देख लिए कोस्टल लाइन और बाउंड्री लाइन का लेंथ कितना है। तो पहले हम लोग देखते हैं कौन सा राज्य तटीय रेखा बनाती है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से शुरुआत करते हैं। यहाँ कौन सा राज्य है? गुजरात। तो सबसे पहले जो राज्य बनाएगा गुजरात, उसके बाद फिर कौन बनाएगा? यहाँ पर महाराष्ट्र। यहाँ पर क्या बनाएगा? महाराष्ट्र। फिर महाराष्ट्र के बाद यहाँ पर कौन है? गोवा। फिर कर्नाटक। फिर यहाँ पर केरल।
तो कौन कौन सा राज्य है? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात। याद कर लेना, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। और फिर इस तरफ अगर आ जाते हैं, ये सब किससे तटरेखा बनाता है? अरब की खाड़ी से, अरब सागर से, सॉरी। तो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। अब फिर इधर बंगाल की खाड़ी पे देखें तो कौन है? तो सबसे पहले तमिलनाडु, फिर ऊपर में जाएंगे तो आंध्र प्रदेश, फिर उड़ीसा और फिर वेस्ट बंगाल। तो अगर पूरब साइड में बंगाल की खाड़ी में देखें तो कौन कौन है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। अगर टोटल कोस्टल लाइन का बात करें तो कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो टोटल भारत में कितने राज्य कोस्टल लाइन बनाते हैं? तो 9 राज्य बनाते हैं, जो कि मेन भूमि में। और भी है, अंडमान निकोबार है, तो उसको हम छोड़ के मेन भूमि का बात कर रहे हैं। ये इसी से ही रिलेटेड क्वेश्चन भी आता है। तो टोटल कितना राज्य है? 9 राज्य। कौन कौन है? तो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। अब इसमें से 2 फैक्ट्स याद रखना कि गुजरात सबसे बड़ा तटरेखा बनाता है। गुजरात क्या है? गुजरात सबसे बड़ा तटरेखा बनाता है, जबकि आंध्र प्रदेश सबसे सेकेंड लार्जेस्ट है। सेकेंड में कौन बनाता है? आंध्र प्रदेश। फर्स्ट में कौन है? गुजरात। और अगर सबसे छोटा का बात करें तो कौन बनाता है? गोवा। तो यहां पर हम देख लिए कौन कौन सा राज्य तटरेखा बनाते हैं। अब देखते हैं कि ये तटरेखा का क्या क्या नाम है। तो सबसे पहले देख लेते हैं, महाराष्ट्र से लेकर के गोवा के बीच जो तटरेखा है, इसका नाम है कोंकण क्षेत्र। क्या नाम है? कोंकण क्षेत्र। तो महाराष्ट्र से लेकर के गोवा तक के क्षेत्र को हम लोग तटरेखा को क्या कहते हैं? कोंकण तट कहते हैं, कोंकण तट कहते हैं। और फिर यहाँ गोवा से लेकर के मैंगलोर, कर्नाटक में क्या है? मैंगलोर है, इसको हमको कहते हैं केनार क्षेत्र, केनार क्षेत्र, केनार तट। गोवा से लेकर के मैंगलोर तक के क्षेत्र को क्या कहते हैं? केनार तट। और फिर मैंगलोर, यहाँ पे क्या है? मैंगलोर। अब मैंगलोर से लेकर के लास्ट तक के क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं? मालबार तट, मालबार तट। तो सबसे पहले कौन हो गया? कोंकण तट। ये काकानाडा है तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं, यहां से हमको याद रखना। महाराष्ट्र से कोंकण तट, फिर केनार तट, फिर मालबार तट। और फिर तमिलनाडु से लेकर के आंध्र प्रदेश तक के बीच का जो क्षेत्र है उसको क्या कहते हैं? कोरोमंडल तट। क्या कहते हैं? कोरोमंडल तट। और फिर आंध्र प्रदेश का बाद वाला जो क्षेत्र है इसको कहते हैं उत्तरी सरकार तट, उत्तरी सरकार तट। फिर से एक बार देख लेते हैं कि जो गुजरात से लेकर के गोवा तक का, महाराष्ट्र से लेकर के गोवा तक का जो क्षेत्र है तटीय रेखा, उसको हम लोग क्या कहते हैं? कोंकण तट कहते हैं। गोवा से लेकर के मालबार तट का जो क्षेत्र है उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं केनार तट कहते हैं। फिर मालबार से लेकर के तुम आपका ये केरल के क्षेत्र तक जो है उसको मालबार तट कहते हैं। और केरल, तमिलनाडु से लेकर के आंध्र प्रदेश का जो क्षेत्र है उसको कोरोमंडल, और आंध्र प्रदेश के बाद वाला क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं? उत्तरी सरकार कहते हैं। तो ये हो गया। और एक यही, जब हम इसी में देख रहे हैं तो एक बाउंड्री लाइन से रिलेटेड भी एक फैक्ट्स देख ही लेते हैं। फिर हम ये तट रेखा से रिलेटेड ही हम लोग देख लेते हैं। अब फिर हम लोग ऊपर वाला पार्ट को देखेंगे। तो इसको थोड़ा मिटा देते हैं क्योंकि थोड़ा सा। तो अब देखिए, भारत का मेन भूमि में अधिकार है। किसी भी देश का अपना मेन भूमि में तो अधिकार होता ही है, साथ में समुद्र में भी अधिकार दिया गया। इसके लिए एक कन्वेंशन किया गया था। कब किया गया? अनक्लोज। उसको क्या कहते हैं? अनक्लोज। कब हुआ था? 1982 में। इसका मतलब क्या हो गया? यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ लॉ ऑफ सी। मतलब लॉ ऑफ सी से रिलेटेड एक कन्वेंशन हुआ था। किसका? यूनाइटेड नेशन का। कब हुआ था? 1982 में। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन लॉ ऑफ सी कब हुआ था? 1982 में। इसमें क्या किया गया था? समुद्र में तीन क्षेत्र बनाया गया। कितना क्षेत्र बनाया गया? 3 क्षेत्र। तो पहले अब देखिए समझना, तो 3 क्षेत्र से पहले एक बेस समझ आई कि इसके लिए क्या किया गया? एक बेस लाइन पारा गया। इसके लिए क्या किया गया? एक बेस लाइन पारा गया। कुछ ज्यादा बड़ा हो गया।
और इस बेस लाइन से 3 क्षेत्र को दिया गया। अब इस बेस लाइन से जो अंदर में जो जल पाया जाएगा उसको कहेंगे आंतरिक जल। अब देखिए इस बेस लाइन से कि पहला जो है उसको हम जो क्षेत्र है उसको कहते हैं प्रादेशिक सीमा। इसको क्या कहते हैं? प्रादेशिक सीमा। इसका दूरी कितना है? 12 नॉटिकल माइल तक, यानी कि बेस लाइन से लेकर 12 नॉटिकल माइल तक के क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं? प्रादेशिक सीमा। इस क्षेत्र के बारे में बस इतना ही जानना है कि जितना अधिकार किसी देश का अपना मेन भूमि में होता है उतना ही अधिकार भारत की प्रादेशिक सीमा तक होता है, जो कि कितना किलोमीटर तक है? 12 नॉटिकल माइल तक। 12 नॉटिकल माइल के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि 1 नॉटिकल माइल बराबर कितना होता है? 1.8 माइल, और 1 माइल बराबर कितना होता है? 1.6 किलोमीटर। तो ये फैक्ट्स हमको याद रखना है। 1 नॉटिकल माइल बराबर कितना होता है? 1.8, और 1 माइल बराबर कितना होता है? 1.6 किलोमीटर। तो 12 नॉटिकल माइल तक क्या होता है? प्रादेशिक सीमा। प्रादेशिक सीमा मतलब जितना अधिकार भारत को अपने किसी भी देश का अपना भूमि पर होता है उतना ही अधिकार प्रादेशिक सीमा तक होता है। उसके बाद फिर 12 से कितना? 24 नॉटिकल माइल तक। 24 नॉटिकल माइल क्षेत्र को क्या कहते हैं? संलग्न क्षेत्र। क्या कहते हैं? संलग्न क्षेत्र। तो इस क्षेत्र में मतलब कितना नॉटिकल माइल तक? 24 नॉटिकल माइल तक। फिर याद रखना कहाँ से? बेस लाइन से। बेस लाइन से 24 नॉटिकल माइल तक के क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं? संलग्न क्षेत्र कहते हैं। इस क्षेत्र में किसी भी देश को 3 तरह का अधिकार दिया गया। कितना तरह का? 3 तरह का अधिकार। वो 3 तरह का अधिकार क्या है वो हम देख लेते हैं। पहला, साफ सफाई का, मतलब संलग्न क्षेत्र में साफ सफाई का जिम्मा उस देश का रहेगा। दूसरा, वित्तीय अधिकार। किसी भी तरह का वित्तीय अधिकार किसका रहेगा? संलग्न क्षेत्र में। फिर तीसरा, सीमा शुल्क लेने को, सीमा शुल्क लेने का। तो संलग्न क्षेत्र है जो कि कितना नॉटिकल माइल तक है? 24 नॉटिकल माइल तक है। इस क्षेत्र तक अगर इस क्षेत्र के अंदर अगर कोई पानी जहाज या बड़ा सा नाव अगर इंटर कर जाता है तो उसको सीमा शुल्क उस देश को देना पड़ेगा, जो कि कितना नॉटिकल माइल तक है? 24 नॉटिकल माइल तक। इस क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं? संलग्न क्षेत्र। इसके बाद जो है वो है 200 नॉटिकल माइल तक। फिर बेस लाइन से लेकिन कितना नॉटिकल माइल तक? 200 नॉटिकल माइल तक। और इस क्षेत्र कितना नॉटिकल माइल तक? 200 नॉटिकल माइल तक। इस क्षेत्र को क्या कहते हैं? EEZ। EEZ मतलब एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन या फिर अनन्य आर्थिक क्षेत्र। इस क्षेत्र को क्या कहते हैं? अनन्य आर्थिक क्षेत्र या एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। इसके बारे में भी हम लोग को याद रखना है कि इसमें भी 3 तरह का अधिकार दिया गया। सबसे पहला, खनिजों का दोहन। खनिजों का दोहन जो सबसे पहला अधिकार दिया गया है वो क्या है? खनिजों मतलब समझिए समुद्र में मतलब बहुत ही ज्यादा मात्रा में खनिज पाए जाते हैं, जैसे पेट्रोल हो गया और भी बहुत कुछ हो गया। तो वो सबका दोहन कर सकता है कौन? 200 नॉटिकल माइल तक वो देश कर सकता है जिसका 200 नॉटिकल माइल तक आता है। तो जैसे भारत का 200 नॉटिकल माइल तक आएगा तो उसको वो उस भारत का ही। और ये भारत का अगर हम जीडीपी का बात करें तो जीडीपी का बाउंड्री यहाँ नहीं होता, ये EEZ तक होता है। ये हमको याद रखना कि इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव जोन का जो क्षेत्र होता है वहाँ तक का जो भी खनिज उनिज होगा वो भारत उस देश का जीडीपी में काउंट होगा। अब ये पहला हो गया। दूसरा क्या होगा? मान लीजिए कभी ऐसा हो कि यहाँ पर जगह कम पड़ जाए तो 200 नॉटिकल माइल तक द्वीप बनाने का अधिकार है किसी भी देश को। क्या अधिकार है? द्वीप बनाने का अधिकार है। कितना नॉटिकल माइल तक? 200 नॉटिकल माइल तक किसी भी देश को द्वीप बनाने का अधिकार है। तीसरा क्या है? वैज्ञानिक अनुसंधान करने का अधिकार है, मतलब किसी तरह का वैज्ञानिक अनुसंधान या इथी करने का अधिकार है। कहाँ तक?
EEZ यानी कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन तक। तो हम देख लिए कि समुद्र में भी भारत का कुछ, भारत के अन्य सभी देशों को दिया गया, उसके लिए एक कन्वेंशन हुआ था, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन लॉ ऑफ सी, कब हुआ था 1982 में। इसके तहत 3 तरह का क्षेत्र बांटा गया। एक है क्या, प्रादेशिक सीमा, जो कि कितना तक है 12 नॉटिकल माइल तक, इस क्षेत्र में उतना ही अधिकार है जितना किसी देश का अपना भूमि पर। दूसरा कौन है 24 नॉटिकल माइल तक, इस क्षेत्र को क्या कहते हैं, संलग्न क्षेत्र कहते हैं। इस क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं, संलग्न क्षेत्र कहते हैं। इस क्षेत्र में 3 तरह का अधिकार है, वित्तीय अधिकार, सीमा शुल्क लेने का अधिकार और साफ सफाई का अधिकार। फिर कितना आ गया 200 नॉटिकल माइल तक, इस क्षेत्र को क्या कहते हैं, EEZ या अनन्य आर्थिक क्षेत्र। इस क्षेत्र में क्या क्या अधिकार है, खनिजों का दोहन करने का अधिकार, द्वीप बनाने का अधिकार और वैज्ञानिक अनुसंधान करने का अधिकार। तो ये आज इतना टॉपिक हम लोग रहने देते हैं, इसका सेकेंड पार्ट हम लोग जल्द ही अपलोड करेंगे। तब तक अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर हो सके तो थोड़ा सा वीडियो शेयर भी कर दीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय।